हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अधिगम के सिद्धांत। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको जाना था कि वास्तव में अधिगम होता क्या है। कुछ परिभाषाएं देखी थी, कुछ अधिगम की विशेषताएं जानी थी। अधिगम क्या नहीं होता है या क्या क्राइटेरिया, क्या मापदंड है अधिगम के होने का, ये सारी चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अधिगम के सिद्धांतों को। तो थ्योरीज ऑफ लर्निंग या अधिगम के सिद्धांत एक ऐसा टॉपिक है जो साइकोलॉजी के हर एग्जाम का हिस्सा होता है। तो यहाँ हम इस चीज को जानेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत अधिगम के हैं जो हमें पढ़ने हैं, और फिर हम अधिगम के सिद्धांतों को एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। वास्तव में ये जो अधिगम के सिद्धांत हैं ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किए हैं, और वहाँ हर मनोवैज्ञानिक ने अपनी दृष्टि से अधिगम की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया है कि ये आखिर संपन्न कैसे होती है। तो चलिए बच्चों, पहले ये देख लेते हैं कि ये जो अधिगम के सिद्धांत हैं ये कौन कौन से हैं। तो अधिगम के सिद्धांतों की 3 श्रेणियां हमें पढ़नी है। वैसे मूलतः 2 श्रेणियां होती हैं, पर अभी आप लोगों को 3 श्रेणियों को भी जानना है कि तीसरी श्रेणी जो है उससे भी बहुत प्रश्न अब बनने लगे हैं। तो सबसे पहले होते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत, या हम कहें कि इनका हम नाम दे सकते हैं, किस रूप में हम इनको कह सकते हैं भाई कि ये होते हैं बिहेवियरिस्ट थ्योरीज। तो बिहेवियरिस्ट थ्योरीज या व्यवहारवादी सिद्धांत क्या है बच्चों? ऐसे सिद्धांत जिनका संबंध व्यवहारवाद से है। अब ये व्यवहारवाद क्या है इसकी भी थोड़ी सी चर्चा अभी हम करेंगे। दूसरे सिद्धांत कौन से हैं? दूसरे हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो ये संज्ञानात्मक सिद्धांत कौन से आ गए? ऐसे सिद्धांत जो संज्ञानवाद से संबंध रखते हैं, या हम कहें गेस्टाल्टवाद का जो विचार है उससे संबंध रखते हैं। एक जो मुख्य अंतर है व्यवहारवादी सिद्धांतों में और संज्ञानात्मक सिद्धांतों में वो ये है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया को एक मस्तिष्कीय प्रक्रिया या संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में समझाते हैं, जबकि व्यवहारवादी सिद्धांत इस बात पर कोई बल नहीं देते हैं कि सीखने की प्रक्रिया एक मस्तिष्क संबंधी प्रक्रिया होती है। तो बच्चों, तीसरी श्रेणी जो आ गई वो कौन सी आ गई है? रचनावादी सिद्धांत, या इन्हें आप निर्मितवादी सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो ये रचनावादी या निर्मितवादी जो सिद्धांत हैं ये अधिगम के क्षेत्र में अलग तरीके की व्याख्या करते हैं, या इनका एक मुख्य विचार होता है कि अधिगम की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो सक्रिय रूप से की जाती है, यानी अधिगमकर्ता स्वयं सक्रिय रूप से सीखता है। और यहाँ इनका विचार ये भी है कि अधिगम द्वारा जो ज्ञान का निर्माण होता है वो ज्ञान मस्तिष्क स्वयं निर्मित करता है। वो ज्ञान एक जने से दूसरे जने तक ट्रांसफर या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ जो आप लोग विचार पढ़ोगे बच्चों वो होंगे प्याजे के, ब्रूनर के और वाइगोत्स्की के। उससे पहले ये जो 2 बड़ी श्रेणियां हैं अधिगम के सिद्धांतों की उनकी चर्चा कर लेते हैं। अब प्याजे, ब्रूनर और वाइगोत्स्की के विचारों को आपने विकास वाले अध्याय में पढ़ लिया होगा, या आप अब पढ़ने वाले होंगे। तो उस अध्याय में जो कुछ आपने जाना है उसी को यहाँ पर पुनः हमें दोहराना होगा बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्यवहारवादी सिद्धांत या बिहेवियरिस्ट थ्योरीज के बारे में पढ़ना। इन सिद्धांतों को ऐसा थ्योरीज कहते हैं। तो आपको एग्जाम में कई बार इस प्रकार SR सिद्धांत भी लिख के दिया जाता है, या फिर उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी लिख कर दिया जाता है। इनमें से कोई भी बात लिखी हो आप याद रखेंगे कि ये जो सिद्धांत हैं ये व्यवहारवाद से संबंध रखते हैं। इनका संबंध किससे है? व्यवहारवाद से है। व्यवहारवाद मनोविज्ञान की एक ऐसी विचारधारा है जिसकी शुरुआत JB वॉटसन द्वारा की गई।
जेबी वॉटसन ने ये बनाया कि हमारा लगभग सभी व्यवहार सीखा गया व्यवहार है, यानी हमारे व्यवहार में जो कुछ भी हम करते हैं उनमें से सब कुछ सीखा गया है। तो अधिगम की प्रक्रिया या सीखने की प्रक्रिया को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बताया, लेकिन साथ के साथ उनका ये विचार भी था कि अधिगम जो है वो वातावरण की अंतरक्रिया के फलस्वरूप होता है। तो उस संबंध में इन्होंने SR जो विचार है उसको रखा। SR या स्टिमुलस रिस्पॉन्स का विचार ये कहता है कि जब हम अपने वातावरण में अंतरक्रिया करते हैं तो वहाँ कई सारे उद्दीपक होते हैं। उन उद्दीपकों में से कुछ उद्दीपकों के प्रति हम विशेष अनुक्रिया करना सीख लेते हैं। तो एक उद्दीपक और एक अनुक्रिया का आपस में जुड़ जाना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो ये व्यवहारवादी जो विचारक हैं ये वातावरण या एनवायरनमेंट की भूमिका को काफी महत्वपूर्ण मानते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि व्यवहारवादी विचारकों ने अपने सिद्धांतों में क्या किए हैं? प्रयोग किए हैं। इनका मानना है कि प्रयोग या एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत महत्व रखते हैं और मनोविज्ञान में कोई भी विचार प्रस्तुत करने के लिए उसका आधार प्रयोग होना चाहिए, यानी एक्सपेरिमेंट किए जाने चाहिए। वॉटसन इस बात को बहुत ज़्यादा जोर दे के कहते थे कि यदि हम प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारी जो भी विचार हैं वो स्वीकार करने योग्य नहीं है, यानी अगर बिना प्रयोग के सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं तो उनका कोई भी प्रूफ नहीं है और उन्हें नहीं स्वीकारा जा सकता। वहीं ये विचार भी वॉटसन ने दिया कि मनोविज्ञान में प्रयोग आवश्यक रूप से किए जाने चाहिए। और ये प्रयोग किस पर किए जाने चाहिए? तो वो कहते थे जो भी उपलब्ध हो, ठीक है, किसी पर भी प्रयोग करो, जो उपलब्ध हो जाए उस पर प्रयोग करो। तो हम देखेंगे कि जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं उनमें से अधिकतर ने जो प्रयोग किए वो किन पर किए? छोटे पशुओं पर किए। अब छोटे पशुओं से क्या अर्थ है? तो भाई चूहा हुआ, बिल्ली हुई, कुत्ता हुआ, इस प्रकार के जो पशु हैं या पक्षी हुए उन पर जब प्रयोग किए जाते हैं तो मनुष्य की तुलना में वो साइज में तो छोटे होते ही हैं, लेकिन उनकी जो सोचने समझने की क्षमता है, उनकी बुद्धि जो है वो भी हमारी तुलना में बहुत कम होती है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि व्यवहारवादियों ने छोटे छोटे पशुओं पर प्रयोग किए और फिर उन प्रयोगों को उन्होंने मनुष्यों के लिए लागू किया। और इस विचार का आगे के मनोवैज्ञानिकों ने क्रिटिसिज्म किया या उनका खंडन किया कि ये प्रयोग जो छोटे पशुओं पर किए गए हैं इन्हें मनुष्यों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। तो व्यवहारवादी सिद्धांतों में जो प्रमुख सिद्धांत हमें पढ़ने हैं वो किस किस मनोवैज्ञानिक के हैं? तो एक हम पढ़ेंगे पावलोव का सिद्धांत, एक हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का सिद्धांत, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्किनर का सिद्धांत, फिर हम पढ़ेंगे हल का सिद्धांत और फिर हम पढ़ेंगे गुथरी का अधिगम का सिद्धांत। तो ये सभी मनोवैज्ञानिक जो हैं इन्होंने अधिगम के सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने वॉटसन की व्यवहारवाद की विचारधारा का समर्थन किया है और साथ के साथ इन्होंने जो एसआर की अप्रोच है या उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य बंद बनने का जो विचार है उसको भी स्वीकार किया है। तो ये सभी व्यवहारवादी विचारक हैं और इन सब के अधिगम के सिद्धांत हमें पढ़ने हैं। और आज की कक्षा में हम पावलोव का जो अधिगम का सिद्धांत है उसको पढ़ने वाले हैं बच्चों। अब पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं संज्ञानवादी विचारकों की। तो बच्चों जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो किससे संबंध रखते हैं? कॉग्निटिव थ्योरीज जो है लर्निंग की वो किससे संबंध रखती हैं? तो ये मूलतः जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक है उनसे संबंध रखते हैं। अब गेस्टाल्ट मनोविज्ञान या गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक कौन है ये हम जान लेते हैं। तो बच्चों मनोविज्ञान में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने गेस्टाल्ट शब्द का उपयोग लिया। ये जो गेस्टाल्ट है ये जर्मन भाषा का शब्द है
और इस गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है पूर्ण या संपूर्ण। अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है होल। तो जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि हमें सदैव पूर्ण में अध्ययन करने चाहिए, संपूर्ण रूप में अध्ययन करने चाहिए। अब अधिगम के संबंध में इनका विचार क्या था, तो बच्चों याद रखना है कि अधिगम के संबंध में गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का विचार ये था कि अधिगम एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है और इस संज्ञानात्मक प्रक्रिया में अधिगम की संज्ञानात्मक प्रक्रिया में संज्ञानात्मक कारकों की भूमिका होती है, यानी व्यक्ति के सोचने समझने की, उसके चीज़ों के समाधान खोजने की जो योग्यता है वो यहाँ महत्वपूर्ण होती है। तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों में आपको याद रखना है कि इसके जो प्रतिपादक थे वो तो थे वर्दीमर, लेकिन वर्दीमर ने अधिगम के क्षेत्र में कार्य नहीं किया। अधिगम के क्षेत्र में कार्य किसने किया? कोहलर ने। और कोहलर एक प्रसिद्ध गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक हुए। इन्होंने प्रस्तुत किया था सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और इनका जो सूझ का सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, वो काफी प्रसिद्ध हुआ। उस सिद्धांत को हम पढ़ेंगे बच्चों। जो मुख्य अंतर है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में और इन गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों में, वो यही है कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक अधिगम को सिर्फ पर्यावरण या वातावरण के जो स्थिति है उसको महत्वपूर्ण मानते हुए समझाते हैं, जबकि जो गेस्टाल्ट विचार हैं या जो संज्ञानवादी विचारक हैं वो ये कहते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया जो है उसमें व्यक्ति की बुद्धि, उसकी सोचने समझने की क्षमता, उसकी समस्याओं के समाधान खोजने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। और साथ के साथ इन्होंने खंडन किया छोटे पशुओं पर प्रयोग करने का। ये खास बात याद रखनी है कि जो संज्ञानवादी सिद्धांत हैं वो कभी भी छोटे पशुओं पर जो प्रयोग किए गए उनका समर्थन नहीं करते हैं। इनका मानना है कि किसी बिल्ली में, किसी चूहे में या किसी कुत्ते में, किसी कबूतर में उतनी समझ, उतनी सोचने की क्षमता नहीं होती है जितनी मनुष्य में होती है। और यहाँ तक कि हम उसकी तुलना ही नहीं कर सकते। उनकी जो क्षमताएं हैं वो बहुत कम हैं। उनकी बौद्धिक क्षमताएं और मनुष्य की बौद्धिक क्षमताएं तुलना योग्य बिल्कुल भी नहीं हैं। इसलिए इन्होंने व्यवहारवादियों के विचारों का, उनके सिद्धांतों का खंडन किया और इनके जो विचार थे वो कहलाए SS सिद्धांत। SS सिद्धांत से क्या आशय है? स्टूमलस थ्योरी या SS थ्योरी इनके सिद्धांतों को कहा जाता है। ये सिद्धांत कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हमारे सामने, प्राणी के सामने कई सारे उद्दीपक उपस्थित होते हैं। उन अलग अलग उद्दीपकों के मध्य विशेष प्रकार के संबंध होते हैं। यदि हम उन संबंधों को जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, तो स्वतः ही अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है और अधिगम की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो बच्चों यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत तो कोहलर का सूझ का सिद्धांत ही होगा। इसके अलावा यहाँ कौन से सिद्धांत आएंगे, तो यहाँ आपको 2-3 सिद्धांत और याद रखने हैं। एक होगा क्षेत्र सिद्धांत जो लेविन का है। इसके अलावा होगा सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। ये जो सूचना प्रक्रमण सिद्धांत है ये प्रस्तुत किया एटकिंसन तथा शिफ्रिन ने। और इन सभी सिद्धांतों को हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। जब भी मैं कोई सिद्धांत पढ़ाऊंगी तो साथ के साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि ये सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांत है या संज्ञानवादी सिद्धांत है या फिर कोई अलग ही सिद्धांत है। ठीक है बच्चों, अब हम बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी।
रचनावादी सिद्धांत या कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि ये निर्मितवादी सिद्धांत भी कहलाते हैं, और ये जो निर्मितवादी सिद्धांत हैं इनकी उत्पत्ति वास्तव में कहाँ से हुई है? संज्ञानवाद से हुई है। तो इनकी उत्पत्ति संज्ञानवाद से। तो कई बार संज्ञानवाद और निर्मितवाद को एक ही जगह लिख दिया जाता है, वो गलत भी नहीं है, ठीक है। यदि इनको यानी जो सिद्धांत हम यहाँ पढ़ेंगे उनको संज्ञानवाद में भी लिख दिया जाए तो भी वो गलत नहीं है, लेकिन ये मैंने सिर्फ इस दृष्टि से अलग आपको बताया है क्योंकि निर्मितवाद अपने आप में एक अलग विचारधारा के रूप में आगे बढ़ रहा है और इस पर प्रश्न भी थोड़ा सा अलग प्रकार के, थोड़ा सा ज़्यादा गहरे प्रकार के पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि निर्मितवाद की उत्पत्ति वास्तव में संज्ञानवाद से ही है। तो यहाँ खास क्या है? यहाँ खास ये है कि निर्मितवाद ये विचार प्रस्तुत करता है कि अधिगमकर्ता की भूमिका, सीखने वाले की भूमिका सक्रिय होती है। और उसका जो मस्तिष्क है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है, या ज्ञान का निर्माण स्वयं अधिगमकर्ता का मस्तिष्क करता है। तो एक बात आप ये भी याद रखेंगे कि निर्मितवाद में ज्ञान के निर्माण की बात की जाती है। तो ज्ञान का निर्माण स्वयं अधिगमकर्ता करता है, इस विचार को निर्मितवादी रखते हैं। अब यहाँ कौन मनोवैज्ञानिक आते हैं? तो 3 मुख्य मनोवैज्ञानिक आते हैं। एक है जीन पियाजे, एक है जेरोम ब्रूनर और तीसरे हैं लेव वाइगोत्स्की। अब बच्चों इन तीनों ने वास्तव में कहाँ कार्य किया था? संज्ञानात्मक विकास पर कार्य किया था। तो संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर जो इनका कार्य है वो काफी प्रसिद्ध है। और वहीं सबसे पहले जीन पियाजे ने इस बात को रखा, इस बात को प्रस्तुत किया कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है और स्वयं अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से अपने मस्तिष्क में ज्ञान का निर्माण करता है। तो बच्चों ये सारी बात आपको याद रखनी है। अब इनके सिद्धांत आप विकास में पढ़ रहे हैं, आप पढ़ने वाले हैं या तो ठीक है, तो वो विकास में या संज्ञानात्मक विकास में जो सारी बातें आपको बताई जाएंगी उनको अच्छे से याद रखना है और तब हम निर्मितवाद को भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं हमारा पहला सिद्धांत, जो अधिगम का सिद्धांत हम पढ़ेंगे और वो होगा पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो पावलोव जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया, ये बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत हुआ। खास बात ये है कि ये सिद्धांत कैसा सिद्धांत है, तो आप याद रखेंगे कि ये स्पष्टतः व्यवहारवादी सिद्धांत है, एक बिहेवियरिस्ट थ्योरी है। और आईपी पावलोव या इवान पेट्रोविच पावलोव वास्तव में एक फिजियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, शरीर शास्त्री थे। फिजियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो शरीर के आंतरिक प्रक्रमों का अध्ययन करते हैं। आंतरिक प्रक्रम जैसे पाचन का प्रक्रम हुआ, ठीक है, या हार्मोन्स की जो पूरी प्रक्रिया होती है, हार्मोनल प्रोसेसेस होती हैं, या हम कहें कि जो अंदर ब्लड प्रेशर वगैरह, पीएच बैलेंस होता है, ठीक है, या जो रक्त का संचरण कहें, जो ऑक्सीजन के परिसंचरण की बात होती है। तो जो हमारे शरीर के आंतरिक प्रक्रिया हैं उन सब का अध्ययन करने वाले शरीर शास्त्री या फिजियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। और इवान पेट्रोविच पावलोव जो थे वो भी कौन थे? एक फिजियोलॉजिस्ट थे, शरीर शास्त्री थे। और इन्होंने अपना कार्य करते हुए, ये अपना कोई प्रयोग कर रहे थे, वो करते हुए कुछ अचानक से ऐसा पाया कि इन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो अब बात करते हैं आगे पावलोव ने किस प्रकार क्या कार्य किया। तो ये थ्योरी का नाम आपको क्लासिकल कंडीशनिंग ऐसे भी लिखा जाता है, क्लासिकल कंडीशनिंग। तो आपको दोनों रूपों में याद रखना है बच्चों, शास्त्रीय अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, ये तो लिखा ही जाता है।
इसको डायरेक्ट क्लासिकल कंडीशनिंग भी लिखा जाता है। चलिए शुरू करते हैं इस सिद्धांत को। तो ये आप देख रहे हैं किनको, इवान पेट्रोविक पावलोव को। ये जो थे ये कहाँ से थे पावलोव, ये रूस से थे। तो ये वास्तव में रशियन शरीर शास्त्री थे। रूस वाले लोगों को रशियन कहते हैं, तो रशियन शरीर शास्त्री या रशियन फिजियोलॉजिस्ट आपको याद रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये छोटी छोटी बातें भी हमें भूलनी नहीं है। तो इवान पेट्रोविक पावलोव जो कि रशियन शरीर शास्त्री थे, इनका जीवन काल था 1849 से 1936 तक का। और खास बात यह है कि इन्होंने जो कार्य किया था, क्लासिकल कंडीशनिंग पर जो वर्क था इनका, इसी कार्य के लिए इन्हें 1904 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो बच्चों नोबेल प्राप्त हुआ ये तो याद रखना ही है। कब प्राप्त हुआ? 1904 में प्राप्त हुआ। किस क्षेत्र का प्राप्त हुआ? ध्यान रखेंगे कि मनोविज्ञान का कोई नोबेल नहीं होता है, साइकोलॉजी में नोबेल प्राइज नहीं मिलता है। तो इन्हें जो नोबेल मिला था वो किसका था? फिजियोलॉजी या मेडिसिन, एक ही बात होती है, एक ही क्षेत्र है, मेडिसिन का या फिजियोलॉजी का जो नोबेल था वो पावलोव को 1904 में प्राप्त हुआ था। आगे चर्चा करते हैं। तो पावलोव ने काम जो किया वो क्या था? वो एक प्रसिद्ध प्रयोग था, एक प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट था। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में अधिगम कैसे होता है, ये सारी चर्चा तो हमें करनी ही है। सबसे पहले हमें समझना है पावलोव के प्रयोग को। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं प्रायोगिक स्थिति को, कि उन्होंने एक डॉग को अपने चैम्बर में या लैब में लाया हुआ था। उस डॉग पर वो अपना कोई शोध कर रहे थे। ठीक है, शुरुआत में अगर हम बात करें तो पावलोव अपना कोई शोध कर रहे थे, जिसमें कि वो पाचन की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे थे। पाचन प्रक्रिया में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जो लार ग्रंथियां होती हैं, उसकी भूमिका को वो गहराई से समझना चाह रहे थे। तो उन्होंने डॉग को लाया हुआ था लैब में, ऐसे अपैरेटस लगाया हुआ था। उसकी जो लार ग्रंथियां थी उसमें एक छोटा सा सर्जरी करके और एक पाइप लगाई हुई थी, ताकि पता चल जाए कि लार कितनी निकल रही है उस डॉग के मुंह से। और समय समय पर इसको खाना दिया जाता था। ठीक है, सलाइवा यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है। ठीक है, और समय समय पर खाना देना जरूरी ही था, क्योंकि भाई प्रयोग कर रहे हैं, जिंदा रख रहे थे डॉग को। तो ये तो एक सामान्य स्थिति आपको याद रखनी है कि पावलोव ये अपना प्रयोग कुछ कर रहे थे, जिसमें वो लार ग्रंथियों पर कार्य कर रहे थे, पाचन की प्रक्रिया में उसको अच्छे से समझना चाह रहे थे। ठीक है, और इन सब के दौरान ही एक दिन पावलोव ने कुछ ऐसा देखा या कुछ ऐसा पाया कि उन्होंने फिर ये पूरा आगे जो हम प्रयोग पढ़ेंगे वो पूरा प्रयोग डिजाइन किया। तो भाई प्रयोग क्या डिजाइन किया ये हमें देखना है। तो यहाँ आप इस चित्र के माध्यम से इसे अच्छे से समझ पाएंगे। यदि हम बात करें अनुबंधन से पूर्व, यानी जब उन्होंने कोई अनुबंधन नहीं कराया, शुरुआत में जब उनका डॉग उनके पास था, उनका नॉर्मल कोई प्रयोग जो चल रहा था, तब क्या होता था कि भोजन देने पर, ठीक है, लार आती थी। तो सिंपल सी बात आप लोग याद रखेंगे कि जब भोजन दिया जाता तब डॉग में क्या होता? लार आती। फूड या भोजन यहाँ पर क्या है बच्चों? ये है अनकंडीशनड स्टिमुलस, यूसीएस। ध्यान रखना है इन नामों को। इसको यूसीएस भी लिखते हैं या कई बार यूएस भी लिखते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो लार उत्पन्न हो रही है, भोजन देखकर भोजन की खुशबू पर लार आना एक प्राकृतिक अनुक्रिया है, उसमें कोई अलग बात नहीं है। ठीक है, तो ये लार आना, ये जो लार उत्पन्न हो रही थी, ये था अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, यूआर या यूसीआर। इसको कई बार यूआर लिखा मिल सकता है या यूसीआर लिखा हुआ मिल सकता है, ऐसे यहाँ यूसीएस या यूएस लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये अनुबंधन से पहले की स्थिति है, कुछ भी अलग नहीं किया गया। तब तक क्या हो रहा था कि भोजन दिखने पर, भोजन की खुशबू आने पर डॉग में सलाइवेशन हो रहा था, लार की उत्पत्ति हो रही थी। ठीक है, अब अनुबंधन से पहले ये तो था ही। दूसरा क्या देखा गया कि अनुबंधन से पहले एक घंटी या सीटी बजाई गई, विसल मान लो या बेल मान लो,
घंटी बजाई गई, ठीक है। घंटी एक न्यूट्रल स्टिमुलस है। ये कैसा है? न्यूट्रल स्टिमुलस, जिसको हम हिंदी में लिख सकते हैं तटस्थ उद्दीपक। भाई घंटी बजने पर डॉग में सलाइवेशन नहीं हो रहा, ठीक है, जब तक कोई अनुबंधन स्थापित नहीं हुआ है। तो ये अनुबंधन से पहले की स्थिति है। तो भोजन के लिए लार आती थी, लेकिन घंटी ऐसे कभी बजा दी गई तो लार नहीं आती है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया? अनुबंधन कराया। देखो अनुबंधन जो शब्द है, कंडीशनिंग जो शब्द है, उस शब्द को आपको समझना है। अनुबंधन का मतलब होता है शर्त या समझौता। वे कहते हैं ना कि तू ऐसा कर तो मैं ऐसा करूं, या लगी शर्त अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, मैं जीत गया तो तू ये देगा, मैं हार गया तो तू ये होगा। तो इफ और देन की रिलेशनशिप, कि ऐसा हुआ तो ही ऐसा होगा या ऐसा करने पर ऐसा होगा, इसको हम अनुबंधन या कंडीशनिंग कहते हैं। तो यहाँ पावलोव ने अब अनुबंधन कराया। अब एक शर्त यहाँ पर उन्होंने जो है वो रख दी, और वो शर्त क्या थी? कि घंटी बजेगी तो ही भोजन दिया जाएगा। तो भैया ये बेल या विसल जो है, ये जो घंटी है, इसको बजाने पर ही क्या दिया गया? भोजन दिया गया। तो पहले घंटी बजाई गई, फिर क्या किया गया? भोजन दिया गया। अब घंटी को यहाँ पर कहा गया कंडीशनड स्टिमुलस, ठीक है, अनुबंधित उद्दीपक। और भोजन को कहा गया अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनानुबंधित उद्दीपक। इस चीज को बार बार करा जा रहा था। तो ये अनुबंधन के दौरान है, ये चीज को दोहराया जा रहा है, और डॉग में सलाइवेशन तो हो ही रहा था। अब आपको ध्यान रखना है कि कुछ दिन तक ये दोहराने के बाद फिर क्या किया गया? कि सिर्फ विसल बजाई गई या सिर्फ घंटी बजाई गई, और घंटी बजाने पर क्या हुआ? लार उत्पन्न हुई। यानी जैसे ही घंटी बजी वैसे ही डॉग में सलाइवेशन होने लगा, लार गिरने लगी। तब ये घंटी जो है वो कंडीशनड स्टिमुलस है, और घंटी के लिए जो लार आई है वो क्या है? कंडीशन रिस्पॉन्स है, अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया है। इस पूरी प्रक्रिया को आपको ध्यान से समझना है बच्चों। ये बात याद रखनी है कि जब तक कोई अनुबंधन नहीं किया गया, जब तक घंटी को शर्त के रूप में पहले नहीं दिया गया, घंटी की कंडीशन नहीं की गई, तब तक घंटी अपने आप में डॉग में कोई सलाइवेशन उत्पन्न नहीं करती थी। लेकिन जब घंटी को अनुबंधित किया गया, यानी हमेशा भोजन देने से पहले क्या बजाई गई? घंटी बजाई गई। घंटी बजेगी तभी भोजन प्राप्त होगा। तो ये घंटी और भोजन का जो अनुबंधन हुआ, उसका परिणाम ये था कि घंटी बजते ही डॉग में सलाइवेशन हो रहा था, लार उत्पन्न हो रही थी। इसी बात को बच्चों आगे समझते हैं। उसी चीज को यहाँ हम शब्दों में समझ रहे हैं कि अनुबंधन से पहले क्या हो रहा था? कि भोजन जब दिया जा रहा है, ठीक है, भोजन देने पर लार आ रही है। भोजन यूसीएस है या यूएस है, और लार का आना यूसीआर है या यूआर है, ठीक है। और घंटी के लिए कोई अनुक्रिया नहीं हो रही है। बिल्कुल समझ गए आप इस चीज को। और अनुबंधन के दौरान क्या किया गया? अनुबंधन के दौरान घंटी और भोजन, यानी पहले घंटी और फिर भोजन दिया गया, यानी पहले सीएस दिया गया और सीएस के बाद में क्या दिया गया? यूसीएस दिया गया। ये होने पर भी आपको ध्यान रखना है कि ये गलत लिखा है बच्चों, कोई अनुक्रिया नहीं। लार का आना अनुक्रिया थी, लेकिन ये अनुक्रिया कैसी है? यूसीआर ही है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स ही है अभी तक, क्योंकि भोजन साथ में दिया जा रहा है, ठीक है। अब अनुबंधन कब पूर्ण माना गया? जब सिर्फ घंटी बजाई गई, सिर्फ कंडीशन स्टिमुलस दिया गया, और उसको देने पर ही लार स्राव शुरू हो गया। तो ये कंडीशन रिस्पॉन्स है। अब इन चार शब्दों को आपको समझना है। यूएस या यूसीएस, जिसको हम अंग्रेजी में अनकंडीशन स्टिमुलस कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अनानुबंधित उद्दीपक। इसे हम अनानुबंधित उद्दीपक कह सकते हैं या प्राकृतिक उद्दीपक कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि
ये उद्दीपक प्राकृतिक रूप से, वास्तविक रूप से या नेचुरली ही लार स्राव का जो अनुक्रिया है उससे संबंध रखता था। ठीक है, इस बात को बच्चों याद रखना है आपको बिल्कुल अच्छे से। अब उसके बाद जो दूसरा टर्म है जिसको हम यूआर या यूसीआर लिख रहे हैं, अंग्रेजी में होता है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, हिंदी में हम इसे कहेंगे अनानुबंधित अनुक्रिया। अब ये जो अनानुबंधित अनुक्रिया है ये भी अपने आप में महत्व रखती है और इसे हम प्राकृतिक अनुक्रिया भी कह सकते हैं। अब खास बात जो है वो ये है कि ये दोनों अपने आप में प्राकृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। भोजन का और लार का एक प्राकृतिक संबंध है। भोजन देखना, भोजन की खुशबू सूंघना, भोजन सामने होना, ऐसा होने पर लार स्वतः ही टपकने लगती है या स्वतः ही लार का स्राव होने लगता है। अब यहाँ पर जो दूसरा शब्द हमें समझना है वो क्या है, CS। CS जिसको हम हिंदी में अंग्रेजी में कंडीशनड स्टिमुलस कहते हैं, उसे हम हिंदी में कहेंगे अनुबंधित उद्दीपक। भाई ये तो अनुबंध लगाया गया ना, शर्त बनाई गई कि भाई भोजन देने के लिए शर्त क्या है, घंटी बजना शर्त है। पावलोव ने ऐसा कर दिया कि घंटी बजेगी तो ही क्या होगा, डॉग को भोजन दिया जाएगा। तो बच्चों इस बात को समझना है कि जो घंटी थी वो एक अनुबंधित उद्दीपक थी, या फिर हम इसको कृत्रिम उद्दीपक भी कह सकते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से लार स्राव से जुड़ी हुई नहीं है। ऐसे ही हम बात करें अब CR की। CR या कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, घंटी के लिए जो लार स्राव होने लगा अंत में उसको क्या कहते हैं, CR कहते हैं, कंडीशन रिस्पॉन्स कहते हैं। ये कंडीशन रिस्पॉन्स को हिंदी में हम कहेंगे अनुबंधित अनुक्रिया। या इसे आप कह सकते हैं कृत्रिम अनुक्रिया, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से नहीं होती थी। घंटी के लिए प्राकृतिक रूप से लार स्राव जुड़ा हुआ नहीं था। ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको याद रखने हैं। US क्या है, CS क्या है, UR क्या है और CR क्या है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि UR और CR यानी अनकंडीशन रिस्पॉन्स और कंडीशन रिस्पॉन्स, या हिंदी में हम कहें तो जो अनानुबंधित अनुक्रिया है और जो अनुबंधित अनुक्रिया है वो दोनों लार स्राव ही है। लेकिन जब भोजन के लिए लार स्राव हो रहा है तो उसे हम UCR कह रहे हैं या UR कह रहे हैं। लेकिन जब घंटी बजने पर लार स्राव हो रहा है उसे हम कह रहे हैं CR यानी कि कंडीशन रिस्पॉन्स यानी कि अनुबंधित अनुक्रिया, क्योंकि घंटी के लिए लार का उत्पन्न होना एक प्राकृतिक अनुक्रिया नहीं होती है। अब बच्चों आगे चलते हैं। आपको ध्यान रखना है कि इस पूरी प्रक्रिया में क्या किया था पावलोव ने। पावलोव ने इतना ही किया था कि घंटी को जोड़ दिया भोजन के साथ, और उस कारण जो डॉग था उसमें क्या होने लगा, उसमें ये लगने लगा उसे कि घंटी बजते ही भोजन आता है। तो घंटी बजने पर लार स्राव इसलिए हो रहा था क्योंकि भोजन की प्रत्याशा थी कि भोजन आने ही वाला है। अब आपको इस पूरी प्रक्रिया में अधिगम को समझना है। तो पावलोव कहते हैं कि इस प्रकार अनुबंधन से अधिगम हो जाता है। कोई वास्तविक उद्दीपक के साथ जब नया उद्दीपक बार बार प्रस्तुत होता है तो जो अनुक्रिया वास्तविक उद्दीपक के लिए या प्राकृतिक उद्दीपक के लिए होती थी वही अनुक्रिया नए उद्दीपक के लिए भी होने लगती है, और इसे ही पावलोव ने अधिगम कहा है। अब यहाँ कुछ टर्म्स हैं, हम उनको समझ लेते हैं। एक शब्द आता है विलोपन या एक्सटिंक्शन। तो बच्चों ध्यान रखना है कि जब अनुबंधन स्थापित हो गया, यानी जब पावलोव ने ये पाया कि घंटी बजाने पर ही लार स्राव हो रहा था, तब उनने माना कि अनुबंधन हो गया है। अब डॉग जो है ये समझने लगा है कि हाँ घंटी बजते ही भोजन आने वाला है। तब उन्होंने क्या किया कि कुछ दिन तक घंटी तो बजाई लेकिन भोजन नहीं दिया। या हम कह सकते हैं कि कंडीशनड स्टिमुलस CS तो प्रेजेंट किया, लेकिन इसके बाद में जो UCS देते थे वो इन्होंने नहीं दिया। यानी घंटी बजी, CS आपको पता है ना, घंटी है, बेल है, लेकिन जो भोजन नामक
यूसीएस था या यूएस था वो उपस्थित नहीं किया गया। ऐसा करने पर क्या होगा बच्चों, आपको लगता है क्या लार स्राव होता रहेगा क्या कुत्ते में? डॉग में धीरे धीरे घंटी के लिए होने वाला लार स्राव होना बंद हो गया। इसको पावलोव ने क्या नाम दिया? विलोपन, या कई बार इसको विलीनीकरण भी लिखा जाता है, या इसे समापन भी लिखा जाता है। आप अंग्रेजी वाला नाम याद रखेंगे, एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्ट जो शब्द होता है उसका मतलब होता है लुप्त हो जाना, खत्म हो जाना। तो जब सीएस के बाद में यूसीएस नहीं दिया गया, या घंटी तो बजाई गई लेकिन उसके बाद लगातार कई बार भोजन प्राप्त नहीं हुआ, तो धीरे धीरे घंटी के लिए जो अनुक्रिया होने लगी थी लार स्राव की, वो अनुक्रिया बंद हो गई। इसे ही पावलोव ने विलोपन या एक्सटिंक्शन कहा है। जब अनुबंधित उद्दीपक को बार बार अनानुबंधित उद्दीपक के अभाव में प्रस्तुत किया जाता है, तब कुछ समय बाद अनुकूलित अनुक्रिया का प्रकट होना स्वतः ही बंद हो जाता है, और इस प्रक्रिया को ही विलोपन या विलीनीकरण कहते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट कौन सी प्रक्रिया है? तो अगली प्रक्रिया है स्वतः प्रकटीकरण या स्वतः पुनः प्रकटीकरण। अंग्रेजी में नाम जरूर याद रखेंगे बच्चों, आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी लिख के दे सकते हैं। तो स्वतः प्रकटीकरण या स्वतः पुनः प्रकटीकरण या स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है, आपको ये भी समझना है। तो जब विलोपन हो गया, अभी हमने विलोपन को समझा ना बच्चों, जब विलोपन हो गया यानी घंटी बजाई गई, उसके बाद भोजन नहीं दिया गया, तो धीरे धीरे घंटी के लिए होने वाला जो लार स्राव था वो बंद हो गया। विलोपन होने के पश्चात कुछ दिन का गैप दिया गया, कुछ दिन का अंतराल दिया गया, यानी अनुबंधन से पूर्व वाली स्थिति लाई गई। घंटी का कोई लेना देना नहीं था, डॉग को अपना समय पर भोजन प्राप्त होता था, वो अपना भोजन कर लेता था, और 8-10 दिन तक घंटी नहीं बजाई गई। फिर अचानक से एक दिन घंटी बजाई गई। पुनः कंडीशनड स्टिमुलस या सीएस को या अनुबंधित उद्दीपक को अचानक प्रस्तुत किया गया, और ऐसा होने पर कंडीशन रिस्पॉन्स यानी घंटी बजने पर लार का स्राव हुआ। यद्यपि वो बहुत अधिक मात्रा में नहीं था, लेकिन फिर भी घंटी बजने पर पुनः लार का स्राव हुआ। तो पावलोव ये बताना चाहते थे कि जो अधिगम हुआ था वो पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ था, यानी एक्सटिंक्शन या विलोपन में कोई सीखी गई अनुक्रिया पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाती है। तो यहाँ हम एक बार देख लेते हैं, जब अनुकूलित अनुक्रिया का विलोपन हो जाता है और उसके बाद यदि अनुबंधित उद्दीपक और अनानुबंधित उद्दीपक को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है, तो अनुबंधित अनुक्रिया पुनः प्रकट हो जाती है, जिसे स्वतः पुनः प्रकटीकरण कहते हैं। तो एक बार विलोपन हो गया, कुछ समय का अंतराल हुआ, और उस अंतराल के बाद पुनः क्या किया गया कि भाई घंटी बजाई गई, खाना दिया गया, तो घंटी बजते ही क्या होने लगता है, लार का स्राव होने लगता है। और इस बार जो अनुबंधन की प्रक्रिया है वो जल्दी से पूर्ण हो जाती है। मान लो पिछली बार अनुबंधन को पूर्ण होने में, यानी जितना लार स्राव भोजन के लिए होता था उतनी मात्रा में लार स्राव होने में 8 दिन लगे थे। तो अब जब पुनः अनुबंधन कराया जाता है तो उस क्रिया में बहुत कम समय लगता है, यानी 2 दिन में ही जो भरपूर मात्रा में लार स्राव है वो होने लगता है। चलिए बच्चों, अगली प्रक्रिया समझते हैं। अगली प्रक्रिया का नाम है सामान्यीकरण, या अगर आप और उचित याद रखना चाहें तो इसे हमेशा उद्दीपक सामान्यीकरण के रूप में याद रखिए, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। अब उद्दीपक सामान्यीकरण होता क्या है, तो जब अनुबंधित उद्दीपक से मिलता जुलता कोई नया उद्दीपक, ये एरर है बच्चों, प्रस्तुत
प्रस्तुत किया जाता है तब उसके साथ भी अनुबंधित अनुक्रिया होने लगती है। अब आपको ये समझना है कि जो पावलोव घंटी बजाते थे वो घंटी ही क्या थी, CS थी, उसको हम CS1 लिखते हैं। ठीक है, तो जो पावलोव ने अनुबंधन के दौरान घंटी बजाई उसको हमने CS1 लिखा है। अब घंटियां अलग अलग प्रकार की हो सकती है ना, आपके अलार्म में कितने सारे साउंड हैं, फोन में अलार्म लगाते होंगे, वो सारी अलग अलग प्रकार की घंटियों में अलग अलग ध्वनि है। तो पावलोव एक विशेष प्रकार की घंटी बजाते थे। अब एक दिन अनुबंधन के बाद पावलोव ने अचानक से दूसरी घंटी बजा दी। ठीक है, ये थी पहली घंटी जो पावलोव हमेशा बजाते थे जिससे अनुबंधन कराया था, और ये क्या थी, ये थी दूसरी घंटी। तो बच्चों खास बात ये है कि पहली घंटी के लिए तो अनुक्रिया होती ही थी, दूसरी घंटी के लिए भी वही अनुक्रिया होने लगी। तो जो डॉग था वो इन दोनों घंटियों के अंतर को, इन दोनों के मध्य का जो अंतर था उसे पहचानने में सक्षम नहीं था। इस कारण ही वही अनुक्रिया जो पहली घंटी के लिए होती थी वही अनुक्रिया दूसरी घंटी के लिए प्रकट हुई। तो हमेशा याद रखना है कि इस प्रक्रिया को उद्दीपक सामान्यीकरण कहते हैं, स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि जो एनिमल था, जो प्राणी था, वो किसके मध्य अंतर नहीं कर पाया, इन दो अलग अलग उद्दीपकों के मध्य अंतर नहीं कर पाया। इन दोनों उद्दीपकों को उसने एक ही समझा और एक ही समझने के कारण जो अनुक्रिया इसके लिए होती थी वही स्वतः ही इसके लिए होने लग गई थी। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अगला जो टर्म है वो है विभेदन, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, या इसको भी आप उद्दीपक विभेदीकरण याद रखेंगे। जब सामान्यीकरण हुआ तो पावलोव को लगा कि यार घंटी नहीं पहचानी इसने, मैं पहली घंटी तो दूसरी बजाता था, और डॉग ने तो उसके लिए भी उसमें, चलो उसमें तो अनुबंधन कराया था इसलिए उसमें लाल स्राव हो रहा था, इस घंटी से तो अनुबंधन नहीं कराया फिर भी लाल स्राव हो रहा है। तब पावलोव ने अपने प्रयोग को आगे बढ़ाया। उन्होंने क्या किया कि जो पुरानी घंटी थी CS1 उसके साथ तो क्या देते, भोजन देते, ठीक है, लेकिन जो नई घंटी थी CS2 इसके साथ में भोजन नहीं देते थे। अब क्या होगा, थोड़े दिनों तक जब ये प्रक्रिया अपनाई गई कि पुरानी घंटी रोज बजती, उसके थोड़ी सी देर बाद में ही भोजन आ जाता, एक दूसरी घंटी दूसरे टाइम पे बजती लेकिन उसके बाद भोजन नहीं आता, तो स्वतः ही जो जनरलाइजेशन था, सामान्यीकरण था, वो समाप्त हो गया था। अब डॉग जो था वो इस CS के लिए तो क्या करता था, लाल स्राव करता था, यानी उसमें लाल स्राव पहली घंटी के लिए तो होता था लेकिन दूसरी घंटी के लिए उसमें लाल स्राव नहीं होता था। इसे ही पावलोव ने स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन या उद्दीपक विभेदन का नाम दिया है। तो एक बार देख लीजिए, जब प्राणी को सिर्फ अनुबंधित उद्दीपक के साथ ही अनानुबंधित उद्दीपक की प्राप्ति होती है तब वह अनुबंधित उद्दीपक से मिलते जुलते उद्दीपकों के प्रति अनुबंधित अनुक्रिया करना बंद कर देता है। तो जो मिलता जुलता उद्दीपक था उसके लिए जो सामान्यीकरण के कारण अनुक्रिया हो रही थी वो होना बंद हो जाती है। इसे ही पावलोव ने डिस्क्रिमिनेशन का नाम या उद्दीपक विभेदन का नाम दिया है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। एक और महत्वपूर्ण शब्द यहाँ आपको सीखना है, वो क्या है, वो है हायर ऑर्डर कंडीशनिंग, उच्च क्रम अनुबंधन। मैं पानी पी लेती हूँ, आप तब तक देखो कि ये क्या होता है। हाँ बच्चों, हायर ऑर्डर कंडीशनिंग या उच्च क्रम अधिगम अनुबंधन क्या होता है। यदि कोई जो मूल अनुबंधित उद्दीपक है जिससे अनुबंधन कराया गया उसके साथ कोई नए उद्दीपक को जोड़ा जाए तब अनुबंधन स्थापित होता है, तब उसके लिए भी अनुबंधित अनुक्रिया होती है और उसे क्या कहते हैं, उच्च क्रम अनुबंधन कहते हैं। जैसे घंटी जिसे हम CS कह रहे हैं,
ये बजाई जाती थी और इसके बाद क्या दिया जाता था, भोजन दिया जाता था। अब पावलोव ने क्या किया, जब अनुबंधन स्थापित हो गया एक बार, तो इस घंटी के पहले वो एक क्या करने लग गए, लाल बल्ब जलाने लग गए, रेड लाइट जलाने लगे कुत्ते के बिल्कुल सामने। अब जो प्रक्रिया थी वो क्या थी, एक लाल बल्ब जलता, उस बल्ब के जलते ही क्या होता, घंटी बजती, और घंटी बजते ही क्या होता, भोजन आता। यानी ये प्रक्रिया वो पहले ही कर चुके थे, ये अनुबंधन वो पहले कर चुके थे। अब वो इस अनुबंधन की स्थापना करने लगे, यानी घंटी से पहले भी एक नए उद्दीपक को उन्होंने जोड़ दिया, और फिर उन्होंने ये पाया कि ये उद्दीपक के प्रस्तुत होते ही लार स्राव होने लगा था। यानी जो लार स्राव घंटी के बजने पे होता था, यानी कंडीशन स्टिमुलस जो पहली बार अनुबंधित किया गया उसके लिए होता था, वही लार स्राव इस लाल बल्ब के या लाल प्रकाश के प्रकट होने पर भी उन्होंने करा दिया था। तो इसको यानी एक अनुबंधित उद्दीपक के साथ एक नए उद्दीपक को जोड़ के अनुबंधन कराना ही हायर ऑर्डर कंडीशनिंग या उच्च क्रम अनुबंधन कहलाता है। अब बच्चों हमको सीखने हैं अनुबंधन के प्रकार। शास्त्रीय अनुबंधन के कुछ प्रकार भी बताए गए हैं। पावलोव ने बहुत सारे लंबे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उन्हीं के आधार पर है। ये 4 मुख्य प्रकार हैं। इसको हिंदी में कहते हैं समकालिक अनुबंधन, साइमल्टेनियस या समकालिक। इसको कहते हैं विलंब अनुबंधन, ट्रेस को कहते हैं चिन्ह अनुबंधन, और बैकवर्ड को कहते हैं पश्चगामी अनुबंधन। तो ये 4 प्रकार आपको अच्छे से समझने हैं कि इनमें क्या होता है। तो जो साइमल्टेनियस या समकालिक अनुबंधन है उसका नाम ही है समकालिक, साइमल्टेनियस, साथ साथ होना, ठीक है। तो इसमें पावलोव ने क्या किया कि कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस यानी आपको पता है ना क्या होता है, घंटी होता है, ठीक है। तो इन्होंने घंटी को और भोजन को दोनों को एक ही समय प्रस्तुत किया। यानी जैसे एक घंटी बजी उसी समय एक घंटी भी बज रही है और साथ में क्या आ गया, भोजन आ गया। तो इस अनुबंधन को क्या नाम दिया गया, समकालिक अनुबंधन, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। दूसरा प्रकार देखो, दूसरे का नाम है डिले कंडीशनिंग या विलंब अनुबंधन। यहाँ ये कंडीशन स्टिमुलस है, घंटी है, और ये क्या है भाई, ये भोजन है। यहाँ क्या किया गया कि कंडीशन स्टिमुलस प्रेजेंट किया गया, घंटी बजाई गई, जैसे ही घंटी बजना बंद हुई उसी समय क्या आ गया, भोजन आ गया, अनकंडीशन स्टिमुलस आ गया। तो ये डिले कंडीशनिंग कहलाती है, विलंब अनुबंधन कहलाता है। अब हम देखते हैं ट्रेस कंडीशनिंग। ट्रेस कंडीशनिंग या चिन्ह अनुबंधन जो है उसमें क्या होता है, वापस ये क्या है, बेल है, घंटी है, कंडीशन स्टिमुलस, ये यूएस है यानी भोजन है। यहाँ आप क्या देख रहे हो कि घंटी बजी, उसके बाद कुछ अंतर आया, ये टाइम पीरियड का गैप है, और उसके बाद में क्या दिया गया है, भोजन दिया गया है। तो चिन्ह अधिगम में क्या होता है कि पहले कंडीशन स्टिमुलस आएगा, प्रेजेंट किया जाएगा, कुछ अंतराल, कुछ बहुत कम समय का, कुछ सेकंड्स का अंतराल दिया जाता है, और उसके बाद में फिर अनकंडीशन स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाता है। और बैकवर्ड कंडीशनिंग या पश्चगामी अनुबंधन चौथा प्रकार है। इसमें क्या किया जाता है, घंटी जो है वो बाद में बजा रहे हैं और भोजन जो है वो पहले दे रहे हैं। तो भाई यूएस पहले प्रेजेंट कर दिया और सीएस उसके बाद में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो बच्चों इन चारों प्रकार में से इसमें और इसमें अनुबंधन स्थापित नहीं हो पाता है। यहाँ तो घंटी के लिए सलाइवेशन होगा ही नहीं कभी, क्योंकि भोजन तो पहले ही मिल जा रहा है, घंटी बाद में बज रही है। तो यहाँ कभी भी घंटी के लिए लार आने की अनुक्रिया नहीं होगी, और वहां पता ही नहीं चल सकता क्योंकि घंटी और भोजन दोनों साथ में दिए जा रहे हैं। तो लार की अनुक्रिया भोजन के प्रति ही मानी जाएगी, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से भोजन के प्रति होती है। लेकिन ये जो 2 प्रकार हैं, डिले और ट्रेस कंडीशनिंग,
ये अनुबंधन के बेहतर प्रकार माने जाते हैं और इनमें भी सबसे अच्छा जो अनुबंधन का प्रकार माना जाता है वो ट्रेस कंडीशनिंग या चिन्ह अनुबंधन माना जाता है, जिसमें कि पहले घंटी बजी यानी CS प्रेजेंट हुआ, थोड़ा सा कुछ सेकंड का गैप आया और उसके बाद में US या UCS भोजन के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो ये चारों नाम बच्चों आपको याद रखने। यदि ये पूछ लिया जाए अनुबंधन का वो प्रकार जिसमें CS तथा UCS दोनों साथ साथ प्रस्तुत किए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो साइमल्टेनियस कंडीशनिंग या समकालिक अनुबंधन होता है। ऐसे ही इन चारों प्रकार से प्रश्न बन सकता है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हाँ, आगे अब हमको बात करनी है क्लासिकल कंडीशनिंग की शैक्षिक उपयोगिता, एजुकेशनल इम्पोर्टेंस या शैक्षिक उपयोगिता क्या है इसकी, ये भी आपको समझना है। तो ये हमारे दैनिक जीवन में कैसे उपयोगी है या शिक्षा के क्षेत्र में इसके क्या उदाहरण हैं, ये चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कंडीशनिंग के माध्यम से विषयों के प्रति भय, प्रेम या घृणा पैदा की जा सकती है। शिक्षक का रवैया दोषपूर्ण होने पर बच्चे में अरुचि और घृणा विकसित हो सकती है। तो बच्चों याद रखना है कि कंडीशनिंग प्रैक्टिकली भी वर्क करती है। यदि कोई अध्यापक कक्षा में रोज आता है, बच्चों को डांटता चिल्लाता है, उन पर गुस्सा करता है और फिर अपना विषय पढ़ाना प्रारंभ करता है, तो ऐसे में उस अध्यापक के प्रति ही बच्चों में घृणा विकसित हो सकती है और उसके द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय में भी उनकी जो रुचि है वो खत्म हो जाती है। तो सिंपल सी बात है कि अध्यापक का व्यवहार जो है वो भी वहाँ कंडीशनिंग हो सकती है, उसका भी अनुबंधन हो सकता है। तो अध्यापक का व्यवहार जितना खुशनुमा होता है, जितना प्लीजिंग होता है, बच्चों को विषय में उतना ही आनंद आने लगता है। चलिए अगला बिंदु देखते हैं, दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग। तो ऑडियो विजुअल एड्स का जो उपयोग है विद्यार्थियों को वांछित आदतों, रुचियों और अभिवृत्तियों को विकसित करने के लिए अनुबंधन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो भैया एक तो दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग जो है वो अनुबंधन पर आधारित होता है। आप कोई विशेष रूप में किसी चीज को दिखाते हैं, सुनाते हैं, उसे समझाते हैं, तो वो दोनों जो चीजें हैं, जो वो देख रहा सुन रहा है और जो वो समझ रहा है, वो जुड़ जाते हैं। ये भी एक प्रकार का अनुबंधन है। इसके अलावा विद्यार्थियों में विशेष प्रकार की रुचियां, आदतें या अभिवृत्तियां विकसित करने के लिए भी अनुबंधन का उपयोग होता है। उसके अलावा यह अस्वस्थ मनोवृत्तियों, भय और भय को दूर करने में सहायक है। आपको ध्यान रखना है बच्चों कि किसी बच्चे में बिना किसी कारण के कोई फियर है या कोई अस्वस्थ विचार किसी के हैं, तो उसके लिए कई सारी चिकित्सा की पद्धतियां उपलब्ध हैं और चिकित्सा की पद्धतियों में से कुछ पद्धतियां ऐसी हैं जो कि शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित होती हैं। उसके अलावा भाषा के अर्जन में, खासकर वस्तुओं के नामों को सीखने में, जो अनुबंधन है वो बहुत महत्व रखता है। देखो होता क्या है कि हम बच्चों को चीजें दिखाते हैं, जैसे हम ये दिखाते हैं, ऐसे दिखाया हमने, ठीक है, और फिर बोला बॉटल या उसकी कोई खिलौना होता है उसका नाम लेते हैं, हम उसे दिखाते हैं, तो वो उसको देखता है और उस शब्द को सुनता है। तो जब खुद भी वो उस चीज को देखता है तो उसी शब्द को बोलने लगता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाषा के अर्जन के दौरान या खासकर जो चीजों के नाम हैं, उन नाम को सीखने के दौरान भी शास्त्रीय अनुबंधन की ही जो प्रक्रिया है वो उपयोगी होती है। इसके बाद बच्चों भावनात्मक कंडीशनिंग या इमोशनल कंडीशनिंग पर एक खास प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? तो आपको ध्यान रखना है कि वॉटसन और रेनर, वॉटसन एंड रेनर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। ये लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट मनोविज्ञान में बहुत प्रसिद्ध हुआ। आपको याद रखना है कि ये लिटिल अल्बर्ट का संबंध किससे है। लिटिल अल्बर्ट वास्तव में एक 11 महीने का बच्चा था।
तो 11 माह का शिशु था जिस पर वॉटसन तथा रेनर ने एक प्रयोग किया, और ये प्रयोग प्रसिद्ध भी हुआ लेकिन इसकी काफी निंदा भी की गई क्योंकि बहुत छोटा सा बच्चा था जिस पर इन लोगों ने प्रयोग किया था। तो वॉटसन और रेनर ने लिटिल अल्बर्ट को एक सफेद चूहा दिखाया और उसने कोई डर नहीं दिखाया। शुरू में उसके सामने एक सफेद चूहा लाया तो 11 माह के बच्चे में कोई डर नहीं था, सफेद चूहे से वो बिल्कुल भी नहीं डरा। वॉटसन ने फिर चूहे को एक जोरदार धमाके के साथ प्रस्तुत किया, यानी एक बहुत तेज आवाज हुई, बहुत जोर का धमाका हुआ और उसी समय चूहा प्रस्तुत किया जिसने लिटिल अल्बर्ट को चौंका दिया और उसे रुला दिया। अब जब बार बार ये किया गया कि जब जब तेज आवाज होती, बहुत तेज धमाका होता, उसी समय उसके सामने एक सफेद चूहा होता तो वो बच्चा उस सफेद चूहे को देखते ही डर जाता था। तो आपको ध्यान रखना है कि ये भी एक प्रकार की कंडीशनिंग थी जिसको इमोशनल कंडीशनिंग या भावनात्मक कंडीशनिंग कहते हैं। तो इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। अभी ये वाली बात मैं बता चुकी कि सफेद चूहे और तेज शोर के निरंतर जुड़ाव के बाद, यानी बार बार ये किया गया कि जब जब सफेद चूहा आया तब तक बहुत तेज धमाका हुआ। तो लिटिल अल्बर्ट को चूहे को देखकर डर का अनुबंधन या डर का अनुभव करने के लिए शास्त्रीय रूप से वो अनुबंधित हो गया, यानी शास्त्रीय अनुबंधन की प्रक्रिया वहां पूर्ण हो गई। अब अल्बर्ट का डर अन्य उत्तेजनाओं के लिए सामान्यीकृत हो चुका था जो भी सफेद चूहे के समान दिखते थे। अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि हर सफेद चीज से वो बच्चा अल्बर्ट डरने लगा था। जैसे कोई सफेद फर का कोट था, कोई सफेद रुई का गुच्छा था या कोई भी सफेद चीज उसके सामने आती तो हर सफेद जो फर वाली चीज होती थी उससे वो डरने लग जाता था। अब यही चीज आप यहाँ चित्र के माध्यम से समझो कि वहां हुआ क्या था। व्हाइट रैट या सफेद चूहा जो है वो शुरुआत में अल्बर्ट के लिए क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस है, तटस्थ उद्दीपक है। चूहे को देख के उसने कोई खास अनुक्रिया नहीं की। ठीक है, अब क्या किया गया, एक तेज आवाज, बहुत तेज आवाज करी गई जानबूझ के, और उस तेज आवाज के लिए डर का उत्पन्न होना क्या है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, यानी बहुत तेज आवाज से कोई भी छोटा बच्चा डर जाता है। अब क्या क्या कंडीशनिंग क्या कराई गई कि तेज आवाज आई और साथ के साथ क्या हुआ, चूहा आया, यानी हर बार जब तेज आवाज हुई उसी समय पर उसके सामने चूहे को लाया गया। और हुआ क्या, ऐसा करने पर उस चूहे से ही डरने लग गया कौन, लिटिल अल्बर्ट। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये चूहे में और लिटिल अल्बर्ट में जो फियर पैदा हुआ चूहे के कारण, वहां बिल्कुल पैवलोव की तरह कंडीशनिंग कराई गई है। तो जो वॉटसन और रेनर ने सिद्ध किया वो ये था कि हमारे संवेगों की, हमारे इमोशंस की भी कंडीशनिंग हो सकती है। तो भावनात्मक अनुबंधन या इमोशनल कंडीशनिंग पर किसने कार्य किया, इस प्रश्न का उत्तर आपको वॉटसन मिलेगा या वॉटसन तथा रेनर दोनों मिलेगा, वही आपको करना है। या ये पूछा जाए कि लिटिल अल्बर्ट का संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है वो भावनात्मक कंडीशनिंग से है, भावनात्मक अनुबंधन से है या वॉटसन तथा रेनर से है। इसी प्रकार से बच्चों आपको एक छोटा सा क्लासिकल कंडीशनिंग का और उदाहरण देखना है कि होता क्या है कि बच्चे के लिए जो दूध है वो क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है। सामान्य रूप से हम समझे तो दूध बच्चे की भूख मिटाता है, दूध को पी के ही उसका पेट भरता है। तो दूध के लिए उसमें खुशी होना एक सामान्य हम कहें अनुक्रिया है, एक प्राकृतिक अनुक्रिया है। अब अक्सर एक बच्चे को दूध कौन देती है, ये दूध की बोतल कौन देती है, उसकी माँ देती है। थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, हम समझे कि जब बच्चा बोतल से दूध पीने लगता है तो ये दूध कौन दे रहा है, बोतल कौन दे रहा है, उसकी माँ दे रही है। और हर बार जब बोतल उसकी माँ ही देती है तो बच्चा माँ को देखते ही खुश हो जाता है। अगर उसे भूख लगी है तो वो माँ को देखते ही खुश हो जाता है। तो यहाँ भी एक प्रकार का अनुबंधन ही हो रहा है। तो बच्चों यहाँ हमने
हमारे अनुबंधन को, खासकर शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशनिंग के सिद्धांत को पूरी प्रकार से समझ लिया है। अब जब आप इससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे तो आप आराम से जान पाएंगे कि हाँ, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और हम वहाँ कैसे आंसर कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो हम क्वेश्चन में और डिटेल में समझ पाएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, और अगली क्लास में हम अपनी अगली जो थ्योरी है या अगला सिद्धांत है अधिगम का, वो पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।